अगर योगी आदित्यनाथ, जो उनको उनके असली नाम से बुलाना चाहिए, अजय सिंह बिष्ट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मैं आप सबसे अपील करता हूं, उनको योगी बोलना बंद कर दीजिए। कोई योगी नहीं है, बहुत बड़े ढोंगी है। उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, उसी नाम से उनको बुलाना चाहिए। अगर आप अजय सिंह बिष्ट जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो समाज के अंदर जितने बलात्कारी हैं और जितने ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को शय मिलती है। कैसे? आप तमाम लोगों ने वीडियो देखा होगा, खुलेआम बिष्ट साहब बोल रहे हैं, अगर वो एक हिंदू लड़की को पकड़ेंगे तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को अगवा करके लाएंगे। खुलेआम उन्होंने बात करी। इनकी सोच को आप समझ सकते हैं। एक तरफ जब दलितों को मिलने जाते हैं तो साबुन देते हैं दलितों के घर में कि साफ कर लो, बिष्ट साहब मिलने आ रहे हैं। बिष्ट साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दलितों को साफ करने के लिए तो आप साबुन दे रहे थे, जो आपकी दिमाग की गंदगी हो कौन से साबुन से साफ होगी? आप बता दीजिए, देश नेता वो साबुन आपको पहुंचा देगी। वही बिष्ट साहब एक दिन केस में मौजूद थे और दूसरे वक्ता आके बोल रहे थे, सब ओपनली अवेलेबल है। एक वक्ता बोल रहे थे, अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे, कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को स्वर्ण दर्जे का नागरिक बनाएंगे। और ठकिया मानसिकता को देखिए, मुसलमान महिलाएं जो मर गई हैं उनको कब्र से खोद के निकालेंगे और उनके शवों के साथ बलात्कार करेंगे। ऐसी विचारधारा खुलेआम प्रोपोगेट करते हैं। तो जब वैसे लोग सत्ता में आते हैं तो समाज के अंदर जितने बलात्कारी लोग हैं, जितने ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, सबको खुली छह है। तो अगर हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है, अगर हमारे मुख्यमंत्री के विचार ऐसे हैं, तो हमारे लिए कुछ होने वाला नहीं है। आपने देख लिया उन्नाव के अंदर, और इस घटना के बावजूद क्या रोल अपनाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आज ये सरकार, आज ये सत्ता पूरी की पूरी पूरे देश के सामने नंगी हो चुकी है। और जब आज आप हमसे सवाल पूछते हैं तो अलग अलग बातें बोली जाती है। ये बोला जाता है कि आपको आसिफा की घटना सिर्फ इसलिए दिख रही है क्योंकि आसिफा मुसलमान थे और आसिफा का बलात्कार करने वाले हिंदू थे। हम उनको बताना चाहते हैं, चाहे वो 16 दिसंबर में निर्भया हो, चाहे वो उन्नाव हो, आज तक नहीं पता हमें कि उन लोगों का, उन महिलाओं का क्या धर्म और क्या जाति है। हमको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता उनकी क्या धर्म और उनकी क्या जाति है। अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होगी तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और एक चीज मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो कहीं ना कहीं वो हमारे भाषा में किया जाती है। जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो हम लोग बोलते हैं, जहां की सरकारें बोलती हैं कि बेटियों पे, माओं पे, बहनों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। अगर बेटी का सम्मान, अगर उनकी इज्जत लूटी गई, जो भाषा बोली जाती है, तो पूरे समाज की इज्जत लूटी गई। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज हमें महिलाओं का सम्मान इसलिए नहीं करना कि वो हमारी बेटी, हमारी मां, हमारी बहन है। ये सब वो बाद में है, पहले वो एक इंसान है, उसको प्रॉपर इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इस बात से वो इंसान है, हम नहीं भी रहे तब भी वो रहेगा। इस भाषा का हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय जो मैं बोल रहा था, हमें फर्क नहीं पड़ता उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि कठुआ के अंदर हिंदू एकता मंच को फर्क जरूर पड़ता है कि आसिफा का धर्म क्या है और उसके बलात्कारियों का धर्म क्या है। इसीलिए उनके संगठन का नाम हिंदू एकता मंच है, हिंदू मुस्लिम एकता मंच नहीं है। ये चीज साफ दर्शाता है आज के समय किस तरीके से उस चार्जशीट को उठा के देखिए। 8 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया, 8 साल की बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया, और वो चार्जशीट बोलती है ये कॉन्स्पिरेसी के साथ किया गया। क्योंकि वहां जम्मू के अराउंड जो बकरवाल समाज रहता है, जो मुसलमान एक ट्राइबल ग्रुप है, उसको वहां से खदेड़ना था, उसके समुदाय के अंदर डर पैदा करना था। तो डर पैदा करने के लिए एक 8 साल की बच्ची को शिकार बनाया गया। ये इनकी साजिश है। उस राज्य में एक सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। इसीलिए इनको बहुत फर्क पड़ता है कि आसिफा का धर्म क्या था और आसिफा के बलात्कारियों का धर्म क्या था। अब कोई भी इनसे सवाल पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है उस पर सवाल पूछिए, देश में महंगाई हो रही है उस पर सवाल पूछिए, सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं उस पर सवाल पूछिए, तो हमेशा बोलते हैं देखो देखो इस देश में हिंदू खतरे में। हम लोग बोलते हैं संविधान खतरे में है, तो ये लोग बोलते हैं कि हिंदू खतरे में। और मैं एक बात बताऊं मोदी साहब, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, हिंदू इस देश के खतरे में है। खतरा है आप वो खतरा है।
अगर इस देश के हिंदुओं को कोई खतरा है तो आज के समय में बेरोजगारी है। अगर आज के समय हिंदुओं के सामने कोई खतरा है तो वो महंगाई है। आज के समय में कोई खतरा है वो भ्रष्टाचार है। ऐसा क्या हुआ? और इन सब खतरों के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। इन सब इस चीज को समझ रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान अपने असली दुश्मन को ना समझे, इसलिए देश में सांप्रदायिक उन्माद इतना फैलाओ कि वो आपस में ही लड़ते रहे। अंग्रेजों की चाल थी, अंग्रेजों के चापलूस आज सत्ता में है, अंग्रेजों की चापलूसी आज भी चल रही है। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, अंग्रेजों को तो मार भगाया, क्या इन चापलूसों को इस देश से बाहर नहीं करना है? सत्ता से बाहर नहीं करना है, करने का तमाम गिरफ्तारी हो जाएगी। अलग अलग बातें बोली जाती है। ये जो बोल रहा है सांप्रदायिकरण कराया जाता है, हिंदू मुसलमान में बांटा जाता है। उधर विनय कटियार बीजेपी के सांसद कुछ महीने पहले बोलते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। विनय कटियार साहब ने बोला मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। मोदी साहब ने नीरव मोदी को स्विट्जरलैंड भेज दिया। अब आप बताइए, नीरव मोदी जाए स्विट्जरलैंड, ललित मोदी जाए इंग्लैंड, विजय माल्या जाए इंग्लैंड और हम जाए पाकिस्तान। ये तो बहुत नाइंसाफी है। और पाकिस्तान तो अखंड भारत का अभिन्न है, तो हम पाकिस्तान क्यों जाए? हमें घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको पता है आपने एक टूरिज्म कंपनी खोल रखी है, तो हमको भी भेजिए स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। वहां जाएंगे, वहां से जाके देखेंगे कि देखो मुसलमानों ने देश छोड़ दिया, फिर भी देश में महंगाई खत्म नहीं हुई, फिर भी 15 लाख रुपए वापस नहीं आए, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। वो सब ये जानते हैं और इन्हीं चीजों से आपका ध्यान भटकाने के लिए इस किस्म के बयान दिए जाते हैं कि मुसलमानों को इस देश से बाहर कर देना चाहिए। मुसलमान इस देश के किराएदार नहीं है, वो उतने ही नागरिक है जितना कोई और समुदाय है। और ये चीज इस देश की आवाम जानती है, इस देश की आवाम जानती है। मोदी साहब हिंदुओं के लिए बहुत पॉजिटिव एजेंडा था 2014 से पहले। खुला चैलेंज है आपको, 1 साल से कम बचा है जनरल इलेक्शन में। वही पॉजिटिव एजेंडा, वही तमाम चीजें। अब आप ऑपोजिशन में नहीं है, अब आप सत्ता में है। वही तमाम चीजें 15 लाख कहा गए, इस बात फिर आप चुनाव करिए। बहुत बोला था नोटबंदी के समय काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। खुला चैलेंज है 2019 का चुनाव आप नोटबंदी पे लड़िए, जो आपको पता चलेगा आपको खोखले विकास की सच्चाई क्या है। आपको खुला चैलेंज है, जीएसटी का चुनाव लड़िए। बताइए भ्रष्टाचार का क्या हुआ? जो आप बोल रहे थे कि 2G और 3G, अब आप बताइए नीरव मोदी और ललित मोदी और विजय माल्या कब वापस आ रहे हैं? और ये 56 इंच के सीने वाला इंसान कब उनको वापस ला रहे? इस चीज से आप चुनाव लड़िए। अगर हिम्मत है तो आप इस पे लड़िए कि हमको पता है और इन घटिया लोगों पे पूरा भरोसा है। देश के अंदर उन्माद पैदा किया जाएगा, देश को हिंदू मुस्लिम के लिए बांटा जाएगा। कोई बोला था बहुत पहले कभी, इस बार का दंगा बहुत बड़ा था, खूब हुई थी खून की बारिश, अच्छे साल अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। उसी चीज की तैयारी करी जा रही है और इस साजिश को हमको समझना है। और जब हम एक बात बोलते हैं कि आज के ये लोग जो सत्ता में है ये सिर्फ कुछ लोगों के नेतृत्व कर रहे हैं, तो अंत में बस मैं ये बात बोलूंगा, गलती से भी ये मत सोचिएगा जो वो बोलते हैं कि वो हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे हैं। हिंदुओं का नेतृत्व नहीं कर रहे, इस देश के चुनिंदा हैंडफुल जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लीडरशिप कर रहे हैं, ये उनका नेतृत्व कर रहे हैं और यही इनकी सच्चाई है। इनको धर्म और भगवान से कुछ नहीं लेना, इनका धर्म और भगवान सिर्फ कुर्सी और सत्ता है। उसी चीज में बने रहने के लिए आज धर्म का उपयोग कर रहे हैं। अलग अलग बात बोलते हैं, आप इनसे कोई सवाल पूछिए तो बोलते हैं कि तुम हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हो। बोलते हो जिस हिंदुस्तान का खाते हो उसी हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हो। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, हिंदुस्तान का खाते हैं तो ये बताइए कि हिंदुस्तान को खिलाता कौन है? हिंदुस्तान को बनाया किसने है? हिंदुस्तान को खिलाता इस देश का किसान है, हिंदुस्तान को बनाया इस देश के मजदूरों ने, इस देश के मेहनतकशों ने। हर साल जब 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, मतलब हर महीने 1000 किसान आत्महत्या करते हैं और हर घंटे 2 किसान आत्महत्या करते हैं और उनकी समस्याओं को कोई सुनता नहीं। मोदी साहब 2014 से पहले बहुत बोल रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब किसानों को दिया जाएगा। आज उनके पास इन सब चीजों के लिए कोई समय ही नहीं है। अभी लंदन में है,
और लंदन में भी उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं वहां के लोग। आप समझ सकते हैं क्या सच्चाई है उत्तर प्रदेश में। किसानों से कोई मतलब नहीं है, मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आखिरी में उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, तो आप कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? एक ऐसा हिंदुस्तान जहां 95% लोग उस हिंदुस्तान की कल्पना में अगर आपके आते ही नहीं तो आप हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे। आपको सिर्फ पैसे से मतलब है। एक कवि ने बहुत पहले बोला था, धंधा इनका राष्ट्रवाद का है, लेकिन ये चंदा डॉलर में लेते हैं, और उस चंदे को डॉलर में लेने के लिए आज हम लोगों को बांट रहे हैं। आज बहुत जरूरी है कि इन साजिशों को समझे और असली मुद्दे जो हमारे हैं हमको डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें करी जाएंगी। और असली मुद्दा मेरे हिसाब से आज के समय, आने वाले दिनों में हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी का 2014 का इलेक्शन मैनिफेस्टो रहेगा। उस 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो को लेके जाइए जगह जगह और पूछिए इन तमाम वादों का क्या हुआ काले धन का, क्या हुआ भ्रष्टाचार का, क्या हुआ रोजगार का। ये बोलते हैं कि पकौड़ा बनाओ वही रोजगार है, और इस पर ज्यादा सवाल ना हो इसलिए मंदिर मस्जिद के बारे में बांटते रहते हैं। आज जरूरी है कि हम तमाम लोग एक साथ आए, इनको चुनौती दें, इनको शिकस्त दें। आखिर में एक बात बोलूंगा, आसिफा वो 8 साल की बच्ची जिसका बर्बरता के साथ बलात्कार करके मर्डर कर दिया, उस नाम का मतलब है जो इंसान लोगों को संगठित करता हो, जो लोगों को यूनाइट करता हो। अगर आज हम उस 8 साल की नन्ही सी जान के इंसाफ की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि इस नफरत की राजनीति पालने वाले लोगों के खिलाफ हम तमाम लोग यूनाइट हो, एक हो। और मुझे पूरी उम्मीद है इस जिम्मेदारी को हम समझेंगे, कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे और इनको सत्ता से पुकार देखेंगे। बहुत